हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज देखेंगे जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो इस सीरीज का 7 नंबर है। इससे 1 से लेकर 6 तक आप लोग को बता चुके हैं। वीडियो अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये बिहार सचिवालय और 67th बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्था जो स्थित है, ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, कानपुर और मेरठ। तो इस दो दलहन संस्था है वो कानपुर में है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि भारतीय दलहन शोध संस्था कानपुर में स्थित है और भारतीय चीनी तकनीकी संस्था भी कानपुर में स्थित है। दोनों हैं, दलहन भी है और चीनी दोनों है क्या, तो कानपुर में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की जो स्थापना किया गया था, ऑप्शन है 1960, 1962, 1965, 1969। तो जो इसका स्थापना हुआ था बीएसएफ की, तो ये इसका स्थापना हुआ था 1965 को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है हैकल, टॉन्सले, विलियम गॉड या हिकेटियस। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो टॉन्सले ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, टॉन्सले। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यही है एजी टॉन्सले। वातावरण और जीव समुदाय के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो किया था एजी टॉन्सले ने कब किया था, तो डेट भी याद रखिएगा, 1835 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है तारापुर, काकरापाड़ा, नरोड़ा या रावतबाटा। तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तारापुर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 में। कुछ प्रमुख परमाणु रिएक्टर है, जैसे रतनबाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। नरोड़ा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। काकरापाड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। इसके बाद केगा कहाँ है, तो केगा कर्नाटक में है। और कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इस सबको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे ही। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस भारत की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं लगती है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा लगता है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सीमा से लगता है, नागालैंड भी लगता है और मिजोरम भी लगता है, लेकिन त्रिपुरा नहीं लगता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, म्यांमार की सीमा कुल 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य से म्यांमार की सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गार्डविन आइंस्टीन, जिसको केटू बोलते हैं, पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है ये काराकोरम श्रेणी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काराकोरम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए कि गार्डविन आइंस्टीन, जिसको केटू बोलते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है या काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। ये भी इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा दिया जाता है कभी कभी मैचिंग द फॉलोइंग में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में होता है। तो ऐसा कौन सा नदी है जो निम्न में से जो भारत में केवल प्रवाह होता है। तो ऑप्शन है ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी। तो जो ये ब्यास नदी है केवल भारत में प्रवाह होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यास। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ब्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में होता है। यह रोहतास दर्रे के पास ब्यास कुंड में निकलता है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है, जहां हरिके बैराज का निर्माण किया जा रहा है। यहीं से भारत का सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर निकलता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तवा किस नदी की सहायक नदी है।
तो तावा जो है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, चंबल, नर्मदा और ताप्ती। तो जो तवा है ये नर्मदा का सहायक नदी है। इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तवा, बंजर, शेर और ओरसंग नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी जो है उसकी लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलकर यह नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? कौन सा मानसून बोल रहा है? उत्तर पूर्व मानसून से। तो जो उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है वो होता है आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और तमिलनाडु। तो जो ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून में, ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु तटीय वर्षा में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध जिसको बोलते हैं किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती, ताप्ती, कावेरी और टोंस। तो जो है मेटूर परियोजना ये कावेरी नदी पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलकर दक्षिण से पूर्व में प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जिसमें सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। तो जो लोग करंट का तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। आजकल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा ही रहता है, तो आप लोग करंट अफेयर्स यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं जिसको, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो देखिए ये सब है इसका, निजी क्षेत्र का और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसको CSO कहते हैं, यही करता है इसका गणना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा जारी किया जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया, NSO कर दिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही वाला बताना है। ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सेकेंड आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणवत्ता परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। तो कथन दोनों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणवत्ता परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों वाला हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो है कौन जारी करता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच,
संयुक्त राष्ट्र या आंतरिक मुद्रा कोष। जो ये विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका थोड़ा सा। देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF जारी करता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, जो इसका स्थापना हुआ था ये जुलाई 1944 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात की गई थी, याद रखिएगा इसका। ये क्या मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है इसका ये मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कृष्ण क्रांति जिसको ब्लैक रिवोल्यूशन कहते हैं किससे संबंधित है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम उत्पादन, रासायनिक उर्वरक उत्पादन या D, A और B। तो जो ये है कृष्ण क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन B वाला हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, तिलहन से है। भूरी क्रांति उर्वरक से है। लाल क्रांति तो टमाटर और मांस उत्पादन से है। श्वेत क्रांति तो ये दुग्ध उत्पादन से है। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और या सिक्किम। तो ये जो नागालैंड में है जुकू घाटी, ऑप्शन C हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। यह घाटी जून और सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है। तो जो ये राज्य है किस राज्य में, ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। तो ये जो है तातीपाका तेल परिशोधनशाला ये आंध्र प्रदेश में है, तो इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में बताई दी हैं। और देखिए याद रखिए इसको भी, बेगोई गांव तेल परिशोधशाला कहाँ है, तो असम में है। नामुलीगढ़ तेल परिशोधशाला कहाँ है, तो असम में है ये भी। कोयनी तेल कहाँ है, तो गुजरात में है। जामनगर कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में बोल रहा है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये ऑप्शन है 333, 338, 350 या 345। तो अधिकतम का बात बोलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 250 सॉरी अभी चाहते हैं। देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की सीमा कितनी होती है, कितना होता है, इसमें आंसर मिस्टेक है। ठीक है, 250 हो सकता है, जिसमें 338 निर्वाचित एवं 12 मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 45 है, 245, जिसमें 333 कितना निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 और 19 देख लेते हैं। यदि किसी विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीटें समाप्त हो जाएगी। तो कितना दिन के अंदर कर सकता है, ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 7 दिन। तो ये 14 दिन के अंदर करना होगा, नहीं तो उसकी सीट समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन C हो जाएगा इसका 14 दिन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो वह 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी विधानसभा की सीटें रिक्त करना होगा, अन्यथा उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा में है, तो ये तो सही है। गलत वाला बताना था, तो ये तो सही है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, ये भी सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। और धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत किया था, तो 108, वो भी याद रखिएगा। और लास्ट है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 555। नहीं 555 नहीं है, ये 552 है लोकसभा में अधिकतम संख्या। तो इसका आंसर D वाला हो जाएगा, गलत वाला पूछ रहा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या जो सदस्यों की होता है वो 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य राज्य से और 20 संघ क्षेत्र से और 2 एंग्लो इंडिया से हो सकते हैं।
वर्तमान में कितना लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो 545 है, जिसमें 530 राज्यसभा से है, 13 संघ से है और 12 और 2 एंग्लो इंडिया से है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महानिवादी या नियंत्रक एवं महालेखा। तो देखिए कौन कौन सा शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में। तो देखिए राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं और महानिवादी भी होते हैं। तो 1, 2 और लेकिन ये नहीं होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 सब आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी वाला इसमें आंसर होगा, ठीक है। तो ये डी चला जाएगा 1, 2, 3, 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ है एक्सप्लेनेशन कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महानिवादी शामिल हो सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डैश की प्रक्रिया है। तो किसकी प्रक्रिया? ऑप्शन है विधायिकी, न्यायिकी या कार्यकारी या अर्ध न्यायिकी। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो एक प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिकी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो तब महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग होते हैं। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महानिवादी, राष्ट्रपति या लोकसभा महासचिव। तो ये किसका बात बोल रहा है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 79 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का संसद 3 अंग से बना हुआ है। आप जानते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह सदन में बैठता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए है कि वह दोनों सदनों का सत्र आहूत या सत्रावन करता है। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। संसद के दोनों सदनों को पारित विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, पहले ये भी जान लीजिए। 1923 में हुआ था। इसके पूछना था कि महासचिव कौन थे। तो देखिए स्वराज पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा। लेकिन चित्तरंजन दास जो थे ये इसके अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यह है मोतीलाल नेहरू जी। देखिए असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी की। चित्तरंजन दास कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो ये महासचिव थे, जो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस टाइम वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन है। तो ये उस टाइम थे। ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग। तो 1905 का बात बोल रहा है, तो उस टाइम तो लॉर्ड कर्जन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगर पूछ दे कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था, तो 1899 से लेकर 1905 तक था। तो इसी काल में ये बंगाल विभाजन हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो किया गया था वो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे उस टाइम? कर्जन के द्वारा किया गया था। इस मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से यह भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया।
बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। इतिहास में वे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल अभी जस्ट आप लोग को बताए थे लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर 1905 तक, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं 26 की ओर। 26 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा दिए थे वो भगत सिंह दिए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह का जो समय था वो 1907 से 1931, एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांति थे। पहले लाहौर में बनी सेड की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान किए थे भगत सिंह, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों के साथ राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 को, डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लीडर समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो लीडर जो है समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, सेकेंड एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक। तो लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो यही है लीडर। देखिए लीडर एंड अभ्युदय समाचार पत्र को जो शुरू किया था वो मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय जो हैं वो काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता भी थे। इन्होंने महामाना की समानता उपाधि से विभूषित किया गया था। कि महामाना किसको कहा जाता है, तो ये इन्हीं को कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1862, 1865, 1886, 1867। तो जो ये किया गया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वो 1867 में किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यही है पूना जो स्थापना हुआ था वो 1867 में हुआ था 3 लोगों के बीच, एम.जी. रानडे, एच.बी. चिपकुरादेव एवं बी.जे.बी. जोशी के द्वारा, ये तीनों के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। बात हो रहा है 1928 के। तो 1928 में जो थे ऑप्शन है महात्मा गांधी, टी.बी. सप्रू या मोतीलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिए 1928 का बात बोल रहा है, तो इसमें थे मोतीलाल नेहरू ने। आंसर इसका सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट करके संबोधित किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को जो 1928 में आया था उसको नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। तो कौन किए थे। ऑप्शन है खुदीराम बोस, श्यामा कृष्ण वर्मा, हरदयाल या बी.डी. सावरकर। तो ये किए थे बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 की ओर 30, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ हत्याएं की, जिसके बाद सावरकर बंधुओं की दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया था। ये है बी.डी. सावरकर जी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के
टेराकोटा मुहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टेराकोटा मुहरों पर कौन सा कलाकृति नहीं मिलती है? तो ये गाय की नहीं मिलती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा गाय। ये वैदिक में मिलता है। ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, गाय का महत्व वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से। यही है इसका फिगर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं थी? तो नहीं बोल रहा है किस विषय पर नहीं थी। ऑप्शन है आत्मा, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में है किस विषय पर समानता नहीं थी? तो ये आत्मा पर नहीं था, बाकी तीनों पर था, ये आत्मा पर समानता नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म के विषय पर समानता थी, लेकिन आत्मा के विषय पर दोनों के धर्म में अंतर था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करते थे। जैन धर्म करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करते थे आत्मा पर विश्वास। इसका पीरियड याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का 563 BC से 480 BC और इसका 599 से 527 BC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 33 है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था औजार बनाने के लिए? ऑप्शन है पीतल, कांसा, लोहा, तांबा। तो जो ये तांबा का इस्तेमाल किया था पहले सबसे प्रथम बार, तो आंसर इसका डी हो जाएगा तांबा, कॉपर। यही है जिसका कुल्हाड़ी था तांबा का। देखिए, लोहे तांबे का प्रयोग औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किया गया था। लगभग 5000 BC से तांबे का प्रयोग शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो हिरण्य किस शब्द के धातु के लिए किया गया है प्रयोग? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो ये गोल्ड के लिए किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोना। देखिए, ऋग्वेद में सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि क्योंकि सिंधु नदी पर क्या प्राप्त होता था? तो सोना प्राप्त होता था। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया था? तो ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, हॉकिंस, जॉब चार्नक या सर टॉमस रो। तो जो जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दिया था ये हॉकिंस को दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकिंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए, विलियम हॉकिंस जो था 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का प्रथम राजदूत बनकर आया था। इसे जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है, पहचानिए। ऑप्शन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को पराजित किया था। सेकंड कथन है कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था। तो यह अपोजिट दिया तो दोनों गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नीचे कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था तथा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अपोजिट दिया हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो संयुक्त बैठक जो लिया गया है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ले कि संयुक्त बैठक की जो हुआ है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 108 में है, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो 108 में है, याद रखिएगा। बात करेंगे धन विधेयक का। अगर पूछ ले कि धन विधेयक किस अनुच्छेद का है? तो 110 के तहत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से अपलोड हो चुका है।
जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन निकल गया हम लोग को। क्या कि निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, मायोपिया भी बोल सकते हैं। सेकेंड कि इसको दूर कैसे किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि इसकी क्षमता क्या होती है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या ए और बी दोनों। तो इसका जो क्षमता होता है तो ये ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक नेगेटिव होता है इसका क्षमता। देखिए यहाँ दिया हुआ, यदि आँख में किन्हीं कारणों से प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं बनता है तो स्पष्ट देखने में बाधा आती है। इसी बाधा की दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो ऋणात्मक होता है। बात कर लेते हैं क्षमता का, तो इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि लेंस का एसआई क्षमता जो होता है, इसका यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से किस युक्त का प्रयोग दृष्टि धारा मतलब डीसी से प्रत्यावर्ती धारा एसी परिवर्तन प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मतलब डीसी से एसी में चेंज करते हैं तो किससे किया जाता है ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर या डिस्ट धारा। तो जो ये है वो ट्रांसफार्मर है, तो इसका आंसर ऑप्शन ट्रांसफार्मर होगा। तो आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी को एसी में कन्वर्ट करना तो इन्वर्टर हो जाएगा इसका आंसर। इन्वर्टर एसी को डीसी में है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए प्रत्यावर्ती कहते हैं। इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दृष्टि धारा किसको बोलते हैं, तो ऐसी विद्युत धारा जिनकी दिशा सदैव एक ही रहती है दृष्टि धारा कहलाती है। एसी से डीसी धारा प्राप्त करने के लिए दृष्टिकारी मतलब रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, और डीसी से एसी पर कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, डीसी से एसी में जाएंगे तो इन्वर्टर, और एसी से डीसी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका दृष्टि धारा, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन है प्रतिबल 2 बार लिखा गया है। ठीक है, एक ही होगा। और इसमें किसका मात्रक नहीं होता है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ कि आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बाय 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व। विकृति किसको बोलते हैं, तो वस्तु के लंबाई में हुए परिवर्तन और वस्तु की लंबाई में, अतः इस दोनों की कोई मात्रा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 41 है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता। तो कोई भी उपग्रह का जो है कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की ऊंचाई या गुरुत्व त्वरण। तो देखिए ये किस पर करता है नहीं पूछ रहा, तो पहले करता है किस पर, त्रिज्या पर करता है निर्भर, ऊंचाई पर भी करता है और गुरुत्व त्वरण पर भी करता है, लेकिन उसका द्रव्यमान पर नहीं करता। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, द्रव्यमान। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या है। ऑप्शन विद्युत पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। तो देखिए इसमें वोल्टेज को कम करता है और करंट को और वोल्टेज को मापता है। तो इसमें 3 और 4 दोनों आंसर होगा। तो 3 और 4 कौन बोला, हाँ 3 और 4 वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ तो है इसमें आपका 2 और 3 हो जाएगा। इसमें वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। तो इसका आंसर आपका 2 और 3 वाला हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, तो इसमें 2 और 3 वाला होगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वे तत्व
कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो कौन सा तत्व है? ऑप्शन है हीलियम, पारा, ब्रोमीन या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो देख लेते हैं। देखिए पारा भी होता है और ब्रोमीन भी होता है जो कि तरल अवस्था में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, बी और सी दोनों। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं। क्वेश्चन 44 है कि वायुमंडलीय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन सा जो गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर बी। तो देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये दोनों है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है, जो कि अम्ल उत्पन्न करने के लिए वातावरण में पानी की अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करती है। क्वेश्चन 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 45 है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीएथिलीन या पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए ये आपका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है पॉलीएथिलीन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पॉलीएथिलीन। देखिए एक्सप्लेनेशन, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में पॉलीएथिलीन बहुलक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता, लचीला, टिकाऊ और रासायनिक रूप से प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि खसरा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो ये खसरा है किसके कारण हो रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या कृमि। तो जो ये खसरा है वो वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस। देखिए खसरा विषाणु से होने वाला बीमारी है। विषाणु से होने वाली अन्य बीमारी देख लेते हैं। तो चिकनगुनिया हो गया, रूबेला हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, डुबोला हो गया और कोविड-19 है जो अभी हाल फिलहाल में आया है 1-2 साल पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 47 है कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन है ग्रसनली, मुख गुहा, ग्रहणी या पेट। तो जो मानव पाचन का जो तंत्र है कहाँ से शुरू होता है जो पाचन? तो ये होता है मुख गुहा से, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन करने वाले एंजाइम टाइलिन या लार इमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बदलते पर्यावरण परिस्थितियों में जानवरों के लिए निम्नलिखित समूहों में से कौन सा निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? ऑप्शन है पक्षी, उभयचर, मछली, सरीसृप। तो जो ये है अपना तापमान बनाए रखता है वो पक्षी है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए पक्षी नियमावली या उष्ण रक्त वाले जीव हैं। वे हेमोस्टेसिस नामक प्रक्रिया द्वारा निरंतर शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 49 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में ग्रंथि है और सूची 2 में हार्मोन है। तो देखिए इसका पहले देख लेते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय में कौन जाएगा? तो ये अग्नाशय ग्लूकागन है इसका। प्यूटरिड ग्रंथि क्या है? तो प्यूटरिड ग्रंथि है थायराइड उत्तेजित हार्मोन है। अधिवृक्त क्या है? तो ये कोर्टिसोल है। और गुर्दा क्या है? तो गुर्दा ये आपका चला जाएगा आपका विटामिन डी में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए वाला। देख लेते हैं ऑप्शन में, ए वाला है इसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। अग्नाशय ग्लूकागन हार्मोन है। प्यूटरिड क्या है? प्यूटरिड जो थायराइड उत्तेजित हार्मोन है। अधिवृक्त क्या है? तो कोर्टिसोल है, जो भी आप लोग को पता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान समान रूप से लगभग कितना होता है? तो मानव का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 7.4 होता है। एक तरफ होता है उदासीन, एक तरफ होता है क्षारीय। तो जो इधर हो जाता है, ये देखिए, एक तरफ अम्लीय होता है, बीच में उदासीन होता है, और ये राइट साइड में क्षारीय होता है, बीच में उदासीन होता है, और ये लेफ्ट साइड अम्लीय होता है। तो जो 7.4 है ये क्षारीय है, और जो 7 अगर होता है तो उदासीन होता है, और 7 से पहले होता है वो अम्लीय होता है। टोटल 0 से लेकर 14 तक पीएच होता है, याद रखिएगा। तो ये था हम लोग का जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है, तो जो लोग करंट अफेयर्स का वीडियो तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्रृंखला नंबर 8 लेके। इससे पहले आप लोग को 1 से लेकर 6 तक बता चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। तो उसके बाद ये आपको जल्दी समझ में आते रहेगा, जो आपको बिहार सचिवालय में यह बहुत बेहद कम इम्पॉर्टेंट होगा, और बीपीएससी में भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।